तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी जो इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फ्राइडे टेस्ट को लेकर। जो आपको साप्ताहिक जो आपको टारगेट दिए जाते हैं आपका, जैसे कि इस बार बीएस नेगी से था, इतिहास वाले पोर्शन से था और आपके भूगोल वाले पोर्शन से थे। बीएस नेगी जो उत्तराखंड की बुक है उससे आपके 40 क्वेश्चन थे, इतिहास वाली से 30 क्वेश्चन और आपके भूगोल से 30 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ये पेपर था। तो एक एक क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो प्रश्न था उत्तराखंड का, वो क्या था? चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन किसने बताया है? तो इसका जो सटीक आंसर था वो था आपका बी.एल. लाल। आंसर क्या हो जाएगा? बी.एल. लाल इसका सटीक आंसर था। अब देखिए, कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये आपके चित्रित दूसर मृदभांड है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये आपका थापली हो गया। ठीक है, थापली हो गया और एक आपका पुरोला हो गया। ठीक है, तो थापली जो है आपका, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका श्रीनगर में। और बात करें आपका पुरोला पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इन दो स्थलों से जो है आपका ये चित्रित दूसर मृदभांड जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, उसके अलावा बात करेंगे हम लोग कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। जैसे यहाँ पर आया है हैंडवुड। हैंडवुड के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? हैंडवुड के बारे में एक फैक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हें उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया आप कहेंगे हैंडवुड को कहा जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एमपी जोशी से संबंधित भी क्या कोई कथन है? हाँ भैया बिल्कुल है। एक कथन तो आप लोग जानते हैं कि 1968 में इनके द्वारा लाखों गुफा की जो है खोज की जाती है। लेकिन उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कथन है वो है कि इन्होंने धनकल गांव जो कि आपका रानीखेत में पड़ता है, और रानीखेत आप लोग जानते हैं कि रानीखेत आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन्होंने धनकल गांव में आपका 1998 में उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि धनकल गांव जो है आपका, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर है, उनमें उसके अंदर 1998 में उत्खनन का कार्य करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो आपके एमपी जोशी को जाता है। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा आप लोगों को ये तमाम फैक्ट जो है ये इसके संदर्भ में ध्यान रखने। एक फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं एम मार्कम के बारे में। एम मार्कम के बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इनके द्वारा 1887 में, कब? आपका 1887 में मोरध्वज नामक स्थान पर, ठीक है, मोरध्वज नामक जो स्थान है वहां पर क्या कराया गया? जो उत्खनन है उसका कार्य करवाया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये मोरध्वज, ठीक है, मोरध्वज जो है वो आपको ध्यान रखना कोट द्वार का ही पुराना नाम है। ठीक है, जो आप जो कोट द्वार आपका पौड़ी के अंदर है, कोट द्वार का ही पुराना नाम आपका क्या है? मोरध्वज है। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, महासम संस्कृति जो है उनकी आकृतियों की जो खोज है वो कब होती है आपका? तो ये खोज होती है आपका 1877 में। कब होती है? 1877 में होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो महासम संस्कृति जो है इसके जो साक्ष्य हमें वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, एक मंदिर पड़ता है चंद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? चंद्रेश्वर मंदिर है ये भैया, ये जो कि आपका कहाँ पर है? द्वाराहाट में। ठीक है, द्वाराहाट में है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस मंदिर में आपके 12 समांतर पंक्तियों में हमें 200 कप मार्क्स, कितने? 200 कप मार्क्स, ठीक है, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहेंगे? ओखली कहते हैं। ठीक है, उनकी हमें यहाँ से प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, और जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकी खोज का श्रेय जाता है, इन कप मार्क की, आप कह सकते हैं कप मार्क की आकृतियों की खोज का श्रेय जो जाता है वो आपका रिवेट जो है, रिवेट कॉर्नॉक, उनको ही जाता है भाई। ठीक है, किसको जाते हैं? एक नाम आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, रिवेट कॉर्नॉक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इतने फैक्ट जो हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया महासम जो आप ये बता तो रहे हैं कि महासम संस्कृति वास्तव में ये संस्कृति होती क्या है? ठीक है, तो आप लोग जरा सा लिख लीजिए कि जो महासम संस्कृति है भैया, ठीक है,
यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। जो महासम संस्कृति है वो क्या होती है, वो संस्कृति होती है जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो। महासम संस्कृति को क्या कहेंगे, वह संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो। क्लियर हो गई बात, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, उसके अलावा कुछ और फैक्ट जो आप लोग लिख सकते हैं, उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, मंडल और पश्चिमी नयार घाटी, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ती है, गोपेश्वर में है। ठीक है, यहाँ से कप मार्क्स की खोज करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो वो जाता है, यहाँ पे लिख भी लेंगे, कप मार्क्स की जो खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, यशवंत सिंह कटोच को जाता है भाई, यशवंत सिंह कटोच को जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और उसके अलावा एक और लिख सकते हैं आप लोग, नौलाग्राम जो है यहाँ से भी 73 कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और जिनकी खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, यशोधर मठपाल को जाता है। चलिए, ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखनी है भैया। अगला देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किस प्रजाति के लोगों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, तो ये थे आपके किरात जाति के लोग। कौन सी प्रजाति है ये, आपका किरात जाति के जो लोग हैं इन्होंने युद्ध किया था भाई। ठीक है, क्या क्या फैक्ट आपको अब यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्कंद पुराण है ना, स्कंद पुराण में आपका जो किरात है उनको भिल्ल कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्कंद पुराण में किरातों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, भिल्ल शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक, दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो इनकी भाषा है ना, भाषा वो क्या है भैया, मुंड है। ठीक है, मुंड इनकी भाषा है, या आप कह सकते हैं मुंड या मुंडा। ठीक है, मुंडा इनकी भाषा है। उसके अलावा इनका मुख्य खाद्य पदार्थ आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य खाद्य पदार्थ, तो ये होता था इनका सत्तू। क्या होता था, सत्तू जो है ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नोट करनी है कि इन्होंने अर्जुन के साथ, जो युद्ध की बात हो रही है ना, ये युद्ध किसके साथ हुआ था, अर्जुन के साथ हुआ था। ठीक है, अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था, किनका, किरात का। ठीक है, और ये युद्ध जिस जगह पर हुआ था भाई, ठीक है, जिस जगह पे ये युद्ध हुआ था उस जगह का नाम है बिल्लव केदार। वो स्थान कौन सा है, वो स्थान था आपका बिल्लव केदार। ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए कि बिल्लव केदार जो है आपका किसको कहते हैं, शिव प्रयाग को कहते हैं। शिव प्रयाग को ही आपका क्या कहा जाता है, बिल्लव केदार कहा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर किरात के बारे में ध्यान रखनी है। किरात के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्कंद पुराण में इन्हें भिल कहा गया है। भाषा की बात करें तो इनकी मुंडा है। मुख्य खाद्य पदार्थ इनका सत्तू है। अर्जुन के साथ इनका युद्ध का वर्णन मिलता है, जिस युद्ध में भगवान शिव इनका साथ देते हैं। और ये स्थान जो जिस स्थान पर ये युद्ध होता है उस स्थान का नाम बिल्लव केदार है, जो कि आपका शिव प्रयाग के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को कोल भी दिख रहा है। कोल के बारे में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे शिव प्रसाद डबराल हैं, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम प्रजाति जो है वो किसको माना है, कोल को माना है। लेकिन जो कि हमारे गिरेशन है, ठीक है, तो गिरेशन ने किसे माना है, गिरेशन ने आपका किरात को सबसे प्राचीनतम प्रजाति माना है। ठीक, उसके बाद खस है। खस के बारे में हम आगे लेकर देखेंगे। शक के बारे में हम लोग आगे जो क्वेश्चन होंगे हमारे वहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रजाति के लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा और वृक्ष पूजा भी करते थे। ठीक है, तो वो थे आपके
कौन से? कोल जाति के लोग, ठीक है, कोल जाति के लोग थे। इनके बारे में यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि इनको जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं वो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम प्रजाति मानते हैं, जाति मानते हैं। उसके अलावा जो कोल हैं उन्हीं को आपका क्या कहा जाता है? मुंड और सबर कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं में, ठीक है, कोल में ही आप लोगों को एक प्रथा देखने को मिलेगी जो कि इनको भोटियों के संपर्क में आने के कारण इनके प्रचलन में आ गई, जिसको आप कहते हैं कुमार कुमारी प्रथा, ठीक है, जिसे आप भोटियों में युवा गृह प्रथा के नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखने। चलिए अगला देखेंगे। अगला कौन सी प्रथा कोल प्रजाति में प्रचलित थी जिसमें भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है? तो ये अगला ही क्वेश्चन आ गया। कुमार कुमारी प्रथा इनमें देखने को मिलती थी, ठीक है, भूटियों के प्रभाव के कारण। उसके अलावा कोलों में ना आपका बहुविवाह प्रथा भी देखने को मिलती थी। कौन सी विवाह? बहुविवाह प्रथा देखने को भी मिलती थी। ये भी आपका कोल से ही संबंधित है। लेकिन जो भूटियों के संपर्क में आने से इनके चलन में आ गई जो प्रथा, वो कौन थी? कुमार कुमारी प्रथा थी, ठीक है। उसके अलावा रणवर प्रथा जो है ना, ये आपका भूटियों से संबंधित है। ये भूटिया व्यापार से संबंधित है आपकी। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा देवदासी प्रथा जो है ना, ये आपके खसों से संबंधित है भाई, खसों से संबंधित। अब खसों से क्या संबंधित है? क्योंकि जो खस प्रजाति में क्या होता था, खस जाति के अंदर क्या होता था, जो भी परिवार की बड़ी लड़की होती थी, ठीक है, जो भी परिवार की बड़ी लड़की होगी उसे मंदिरों को दान दिया जाता था, ठीक है। और उस लड़की का कर्तव्य होता था कि वो मंदिरों की क्या करेगी? सेवा करेगी, वहाँ पर सफाई वफाई का जो कार्य है उसको करेगी। यानी कि जितने भी मंदिर से जुड़े हुए कार्य होंगे वो सारे के सारे उस लड़की के जिम्मे होंगे, ठीक है। ये आपका देवदासी प्रथा के अंदर होता था कि खसों में जो बड़ी पुत्री होती थी उसे मंदिर को दान दिया जाता था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ठीक है, भोटिया लोग गुरमा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। जो गुरमा देवता है उसकी पूजा वर्षा के देवता के रूप में होती है। भोटिया जनजाति को सोका भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका जो है ना, भोटिया जनजाति को सोका भी कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति को बिल्कुल सोका कहा जाता है, लेकिन जो है ना आपका भोटिया जनजाति की उपजाति है एक सोका, ठीक है, उपजाति। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, केवल एक जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सोका है वो भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। क्लियर हो गई बात? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जब सोका आ ही गया है यहाँ पर, सोका के बारे में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है भैया, कि जो ये सोका लोग हैं ना, ये आपका जो आपको देखने को मिलेंगे, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जो आपका काली नदी घाटी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं आपका? ये काली नदी घाटी में इनका निवास है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भोटियों का समूह है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भोटियों का समूह क्या कहलाता है? भोटियों का समूह जो है वो आपका कहलाता है कुंच, ठीक है। ये भी आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जैसे आपने गुरमा देवता देखा ना, गुरमा देवता क्या है? पूछा जा सकता है गुरमा देवता, ठीक है। बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये जो है इसकी पूजा जो वर्षा के देवता के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। गुरमा मतलब आपको ध्यान रखना है कि वर्षा, ठीक है, और एक वर्षा क्या है? एक लड़की का नाम है, और गुरमा से आप लोग घुमा किसको रहोगे? वर्षा को रहे। इस तरीके से ध्यान रखना है इसको रिलेट करके, ठीक है। दूसरा है आपका घबला देवता। अब देखिए जो घबला देवता है ये आपका, इसकी पूजा जो है संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं, संपत्ति व्यापार के रूप में, ठीक है। यानी कि जो आपका व्यापार अच्छा हो, ठीक है, सुख समृद्धि आए, ठीक है, संपत्ति में बढ़ावा हो, इस रूप में किस देवता की पूजा होती है? घबला देवता की पूजा होती है। तो आप एक शब्द सुना होगा आपका घबला मत करो, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो व्यापार में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? घबला नहीं होना चाहिए। तो इनसे भोटियों से संबंधित गुरमा देवता और घबला देवता, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवरियाल, गुंजियाल, मारतोलिया, ठीक है, टोलिया, पांचमी, कुटियाल और दताल भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। भोटिया जनजाति के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया आपका, ठीक है। दोनों की दोनों कथन आपकी क्या है यहाँ पर? सही है। 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब देखिए भैया, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लाखों गुफा के बारे में। लाखों गुफा के बारे में क्या पूछा जा रहा है? लाखों गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है? इसकी खोज 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया कि एमपी जोशी के द्वारा मदमहेश्वर, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एमपी जोशी का पूरा नाम मदमहेश्वर जोशी है भैया। क्या है? मदमहेश्वर जोशी। इसकी खोज 1968 में मदमेश्वर जोशी ने की थी। बिल्कुल सही बात है। या अल्मोड़ा के बाड़े छिना, कहाँ पर है? बाड़े छिना के निकट सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर है, बिल्कुल है। ठीक है, सुयाल किसकी सहायक नदी है भाई? अगर मैं पूछूं तो सुयाल जो है आपका कोसी की सहायक नदी है, जो चौसिला नामक स्थान पर किससे मिलती है? कोसी से इसका मिलन हो जाता है। यहाँ से मिले शैल चित्रों में केवल सफेद और लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। तो जो ये केवल शब्द आया है ना, ये गलत है। यहाँ पर कत्थई रंगों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर काले रंग का प्रयोग भी हुआ है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 1, 3, 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ अन्य फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी जो समानता है ना, समानता किसके समान है? लाखों गुफा। तो ये आपका जैसे भीमबेटका की गुफा है जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, उससे इसकी समानता है। क्लियर हो गई? पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो आपके यशवंत सिंह कटोच है ना, यशवंत सिंह कटोच जो हैं, ठीक है, जिनकी पुस्तक आप क्या कौन सी पढ़ते हैं? उत्तराखंड का नवीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच ने यहाँ से 7 आकृतियां प्राप्त की है। ठीक है, 7 आकृतियां की यहाँ पर खोज की इनके द्वारा। ठीक है, और कैसी आकृतियां हैं? मानव आकृतियां हैं। ठीक है, इनके द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? आपका 1982 में। उसके अलावा यशवंत कटोच ने ये लाखों गुफा है, इसे द्विखंडीय संरचना भी कहा है। ठीक है, द्विखंडीय संरचना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो लाखों गुफा है, इसको द्विखंडीय संरचना किसके द्वारा कहा गया है? तो इसको द्विखंडीय संरचना जो है यशवंत सिंह कटोच के द्वारा कहा गया है। क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसकी जो आपको ध्यान रखना है कि 1982 में यहाँ से 7 मानव आकृतियां प्राप्त होती है। समानता इसकी भीमबेटका के समान है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आकार की, ठीक है, तो आकार जो है इसका नागफनी के आकार का है। ठीक है, नागफनी के आकार का है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गोरखा गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, लाखों गुफा, माफ कीजिएगा, लाखों गुफा तो आपकी कहाँ थी? अल्मोड़ा में थी। गोरखा गुफा की बात करें तो गोरखा गुफा जो है आपका चमोली के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये? चमोली के अंदर है। अगला देखेंगे, इसकी खोज 1993 में की गई थी। यह चमोली के डुगरी गांव के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ के चित्रों के मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो चारों के चारों जो कथन है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब बात करें भाई यहाँ से कितने चित्र मिले हैं टोटल, तो चित्र की बात करेंगे तो चित्र जो हमें यहाँ से मिले हैं 41 चित्र मिले हैं। कितने चित्र मिले हैं? 41 चित्र मिले हैं। अब इन 41 चित्र में 33 चित्र जो हैं आपके, वो तो आपके किसके हैं? मानव के हैं। और 8 जो है यहाँ पर किसके हैं? पशुओं के चित्र। क्लियर है? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, मलारी गांव के समाधानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहां से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण मिला है। बिल्कुल सही बात है भैया। इन समाधानों में शवों को घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया है। ये कथन भी सही है। शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें खस जाति के समाधान बताया था। तो शिव प्रसाद डबराल ने नहीं बताया था भाई। ठीक है, ये किसने बताया था? राहुल सांकृत्यायन ने बताया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये बताया गया। तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक प्राप्त हुए, ये कथन भी सही है। ठीक है, ए, बी, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी जो है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मलारी गांव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह चमोली जिले में स्थित है। ये कथन भी सही है। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जेनल गांव के समाधानों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भैया? ये की थी आपके डॉक्टर यशोधर मटपाल ने।
ठीक है। अच्छा, यशोधर मटवाल के बाद जब नाम आ ही गया तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इनका, एक है फड़का-नौली, ठीक है, फड़का-नौली। फड़का-नौली की खोज करते हैं 1985 में। कब करते हैं? 1985 में फड़का-नौली की खोज करते हैं। और दूसरा है आपका पेटसाल, ठीक है, और पेटसाल की खोज करते हैं 1989 में। अगला देखेंगे, लोयथाप के शैल चित्रों में मानव को किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो शिकार करते हुए दिखाया गया है भैया, और नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र उपकरणों को कहां पर रखा गया? तो इनको अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, एक ताम्र मानव आकृति, अगर ये पूछा जाए एक ताम्र मानव आकृति कहां से मिली है, तो ये मिली है आपके अल्मोड़ा से, ठीक है। और अल्मोड़ा से कब मिली है? 1986 में मिली भैया, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है आपका 5 मानव आकृतियां, 5 मानव आकृतियां, 5 मानव आकृतियां कहाँ कब मिली भैया? 5 मानव आकृतियां जो है ये मिली आपके नैनी पाटल से, ठीक है, नैनी पाटल से। ध्यान रखना, नैनी पाटल को आप लोग ये मत मार के आ जाना कि नैनी पाटल जो है नैनीताल में, नैनीताल में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और इनकी जो खोज होती है, ठीक है, नैनी नैनी नौ नौ नाना 2 बार आ रहा है, तो 1999 में। इस ट्रिक से आप लोग इसे ध्यान रख लेना भैया, ठीक है। तो एक ताम्र मानव आकृतियां पूछेगा, अल्मोड़ा से 1986 में प्राप्त होती है। 5 मानव आकृतियां पूछेगा, नैनी पाटल से आपका 1999 में प्राप्त होती है, क्लियर है। और 1989 की आप लोगों ने 8 ताम्र उपकरण जो है वो तो आप लोगों ने देख ही लिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, कथन कारण वाले हैं। अब देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, और आपके पेपर में आया हुआ भी था ये, ठीक है। अभी कथन क्या दे रखा है? सिंहली बोध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने तृतीय बोध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस को हिमवंत क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। आप लोगों को पता है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी, ठीक है। कारण क्या दे रहा है? कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो कथन भी यहाँ पर सही है, कारण भी यहाँ पर सही है, लेकिन जो कथन है ना, जो कथन ए है, कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, पहली बार आप लोगों को देखो बीएस नेगी में सिर्फ ये बात कही है कि 5 यूनानी राजा हैं, ठीक है। अब देखा आपने हाल ही में 2 बार लगातार यहाँ से प्रश्न बन चुका है, ठीक है। अब तक कहाँ पर? एक तो कनिष्क सहायक में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है, उत्तराखंड वाले पोर्शन में, और एक आपका ये 13वें शिलालेख के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये कालसी शिलालेख कौन से क्रम का शिलालेख है? 13वां शिलालेख है। और हाल ही में आपका ये जो पेपर हुआ, कौन सा, पटवारी वाला, जो कि रद्द हो गया था, वहां पर भी आपका एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वहां पर टॉलमी के बारे में पूछा गया था कि टॉलमी का जिक्र जो है कहां पर देखने को मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख के अंदर। तो इन 5 यूनानी राजाओं के नाम मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है एंटीओकस, एंटीओकस सेकंड, ये था आपका सीरिया का राजा। ये कहां का राजा था? सीरिया का राजा था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है टॉलमी सेकंड। अब जो ये टॉलमी सेकंड है, ये आपका कहां का राजा था? मिस्र का राजा था, ठीक। उसके बाद लिखना आपने मगस। मगस जो है ये आपका कहाँ का राजा था? साइरेन का राजा था। सारे यूनान के देश हैं ये, ठीक है, साइरेन का राजा था। उसके बाद लिखोगे आप लोग एंटीगोनस। एंटीगोनस कहाँ का राजा था? एंटीगोनस आपका मैसेडोनिया का राजा था, मैसेडोनिया का राजा हो जाएगा, ठीक है। और एक राजा है आपका अलेक्जेंडर सेकंड, जो कि आपका ग्रीस का राजा है, ठीक है। इतने फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 यूनानी राजा मैंने आप लोगों को बता दिए। एंटीओकस सेकंड जो सीरिया का राजा है, टॉलमी सेकंड आपका मिस्र का राजा है, मगस आपका साइरेन का राजा है, एंटीओनस आपका जो है वो आपका
मैसेडोनिया का राजा है, अलेक्जेंडर द्वितीय आपका ग्रीस का राजा है। ठीक है, तो इतना जो है इस क्वेश्चन से संदर्भित चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो रही भैया टारगेट के अंदर। ठीक है, ये टारगेटेड टेस्ट है आपका, जो आपका सोमवार फ्राइडे को होता है। उसके बाद देखिए, अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्कों पर 8 कुलीन शासकों के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो 8 कुलीन शासक कौन कौन से भैया, उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से आपके, शिवपालित है, शिवदत्त है, शिवरक्षित है, हरिदत्त है, गोमित्र है, विजयभूति, असेक और अमोघभूति। ठीक है, BS नेगी में आसानी से आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता ही है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है, तो अमोघभूति। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ये तो मैं सीधे लिख लीजिए आप इसे, अमोघभूति। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, अमोघभूति है, ये आपको पता भी होगा। लेकिन आपको जो आप फंसते होंगे, एक टर्म इनमें आता है सुनेत। सुनेत कहाँ पड़ता है भाई, तो सुनेत आप लोग लिखोगे ये लुधियाना में है। कहाँ पर है, लुधियाना में। ठीक है, लेकिन बेहद जो है, बेहद कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में है। कहाँ पर है, सहारनपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, दोनों हो गए। ठीक है, सुनेत हो गया और आपका बेहद हो गया। ठीक है, सुनेत से आप लोग ध्यान रखना, सुनीति, सुनीति, सुनीति कहाँ जाएगी, लुधियाना जाएगी। कहाँ जाएगी, लुधियाना जाएगी। ठीक है, बेहद, बेहद क्या चाहिए, सहारा चाहिए। ठीक है, बेहद क्या चाहिए आपको, सहारा चाहिए, किसमें, पढ़ाई में। चलिए, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, कुनिंदों से संबंधित आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके 5 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इनके टोटल 5 अभिलेख मिले हैं। अब इन 5 अभिलेख में आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 तो आपका बरहूत से मिले हैं। 4 कहाँ से मिले, बरहूत से मिले। ठीक है, और 1 कहाँ से मिला है आपका, मथुरा से मिला। कहाँ से मिला, मथुरा से मिला। क्लियर है बात। चलिए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा इनके जो नरेश होते थे, ठीक है, नरेश मतलब राजा, कुनिंद राजाओं का आपका क्या कहा जाता था, द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके अलावा कुनिंद मुद्राएं के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, कुनिंद मुद्राएं। अब कुनिंद मुद्राएं जो है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त हुई है एक थत्यूड़ से। थत्यूड़ कहाँ पड़ता है भाई, आपका टिहरी के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा देवढुंगा की बात करेंगे हम लोग। देवढुंगा, देवढुंगा कहाँ पड़ता है आपका, उत्तरकाशी में पड़ता है। UKI लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सुमाड़ी से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। सुमाड़ी, सुमाड़ी कहाँ है आपका, पौड़ी के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग लिखोगे भेड़गांव। ठीक है, भेड़गांव कहाँ पर है आपका, पौड़ी के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, कत्यूरी घाटी, कत्यूरी घाटी बैजनाथ से भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इतनी चीजें आप लोगों को इनके बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है। सुनेत कहाँ है आपका, लुधियाना। ठीक है, बेहद कहाँ है आपका, सहारनपुर। 5 अभिलेख मिले हैं इनके, 4 बरहूत से मिले हैं, 1 मथुरा से मिला है। इनका जो राजा होता था, नरेश होता था, उसको द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। कुनिंद मुद्राएं की बात करें कि जो कुनिंद मुद्राएं हैं ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपका थत्यूड़ से प्राप्त हुई है जो कि आपका टिहरी में है। ये देवडुंगा से प्राप्त हुई जो आपका उत्तरकाशी में, शुमाड़ी पौड़ी के अंदर पड़ता है। ठीक है, भेड़गांव आपका पौड़ी के अंदर है, कत्यूर घाटी आपका बैजनाथ में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को इनके संदर्भ में ध्यान रखनी है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, एक साइड आपको पदाधिकारी दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको इनके आपके क्या दिए गए हैं, इनके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, अब जो प्रतिहार होता था, प्रतिहार क्या होता था आपका, ये आपका महाअंगरक्षक होता था। क्या होता था भैया, महाअंगरक्षक होता था। ठीक है, जमनपति की बात करें तो जमनपति जो होता था ये पदाधिक सेनापति होता था। भागिक जो होता था भैया ये आपका भूमि का कराधिकारी होता था। और शुभकारपति जो होता था ये आपका क्या होता था, प्रधान रसोइया होता था। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ए वाला जो कथन है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ और टर्म है, जैसे आप लोग लिखेंगे महासत्रपति। ठीक है, तो जो महासत्रपति होता था ये आपका उत्सव अधिकारी होता था। किस प्रकार का अधिकारी है, उत्सव अधिकारी है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, दूसरा दिविरकोट। दिविरकोट क्या होता था, ये आपका लेखक होता था। ठीक, कटुक क्या होता था, कटुक,
कटुक होता था आपका गुप्तचर। ठीक। भौतिक क्या होता था? भौतिक आपका प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो महासत्रपति हो गया, दिविरकोट हो गया, कटुक हो गया, भौतिक हो गया। ठीक है, महासत्रपति उत्सव अधिकारी हो गया, दिविरकोट लेखक हो गया, कटुक गुप्तचर हो गया और भौतिक आपका प्रांत अधिकारी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुषाणकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, गोविशाण से मिले सिक्कों की खोज केपी नौटियाल ने 1972 में की है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा भाई। केपी नौटियाल ने इनकी खोज 1960 में की थी। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट क्या है यहाँ पर? अगला फैक्ट है आपका जो हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई है। ठीक है, देखो 44 स्वर्ण मुद्राएं तो प्राप्त हुई हैं उसकी, लेकिन ये कनिष्क के बाद वाला शासक था भाई। ठीक है, कनिष्क के बाद वाला शासक था हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि कहां से प्राप्त हुई है? मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये कथन भी हो गया। 2 गोविशाण वाले का पता लग गया। सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राओं पर शिव और नंदी का चित्रण है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, कनिष्क का नाणक स्वर्ण मुद्राएं ऋषिकेश से प्राप्त हुई, तो ऋषिकेश से प्राप्त नहीं हुई है ये आपका काशीपुर से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? काशीपुर से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना है। कनिष्क का नाणक स्वर्ण मुद्राएं जो है ये काशीपुर से प्राप्त हुई है। क्लियर हो गई बात? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? कुछ चीजें हैं कि जो खटीमा के बारे में आप लोग लिखोगे। खटीमा से 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं भैया, 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, और इन 7 स्वर्ण मुद्राओं पर जो है राजा वसु का नाम देखने को मिलता है। राजा वसु का नाम। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि जो स्वर्ण मुद्राएं आपका खटीमा से प्राप्त हुई है उनमें किस कुषाण शासक का नाम देखने को मिलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वसु। ठीक है, वसु आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला देखेंगे। ब्रह्मपुर राज्य और पौरव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुर राज्य हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में सबसे विस्तृत था। बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है, आपके 3 राज्य कौन थे? शत्रुघ्न है, गोविशाण है और ब्रह्मपुर है। ठीक है, और इनका उद्भव आपका जो होता है जब हर्ष का जो है शासनकाल समाप्त होता है। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। बिल्कुल सही बात है भैया। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। ठीक है, ये कथन भी सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो कथन है आपके ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है, ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो इसकी खोज से संबंध की, इसकी खोज जो है कब हुई? तो 1915 में इसकी खोज होती है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो नाम देखने को मिलता है वो किसका है? द्युति वर्मन। ठीक है, और प्लस आपको ध्यान रखना है विष्णु वर्मन द्वितीय। ठीक है, इन दोनों का नाम देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहां पर इस तालेश्वर ताम्रपत्र में कुछ क्षेत्रों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे आपका दीपपुरी। ठीक है, दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कार्तिकेयपुर। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है त्रैमकपुर, और चौथा आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रह्मपुर। तो इन क्षेत्रों के नाम इस ताम्रपत्र में देखने को मिलते हैं जो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अच्छा, तालेश्वर ताम्रपत्र जो है ये कहाँ का है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे तालेश्वर मंदिर पूछ ले भाई, ठीक है, भविष्य में आपसे तालेश्वर मंदिर पूछ लिए, ठीक है, तो आप अल्मोड़ा मार के मत आ जाना। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता। सारे बच्चों को पता है ना तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ पर है आपका? तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1915 में हुआ। लेकिन अगर पेपर में आपका आ गया कि तालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तालेश्वर मंदिर आपका पिथौरागढ़ के अंदर है।
क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके जो ये आपके पौरव वंश के जो लोग हैं, जो ये पौरव वंश के लोग हैं, इनका कुल देवता कौन है, ठीक है, तो वो है आपका बिरणेश्वर स्वामी, ठीक है। और इस बिरणेश्वर स्वामी का जो मंदिर है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे आप बिनसर महादेव के मंदिर के नाम से भी जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सलोड़ आदित्य वंश के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक सलोड़ आदित्य थे, ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। सलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक सलोड़ आदित्य नहीं थे, बल्कि कौन थे, आपके इच्छर देव थे। कौन थे, इच्छर देव थे। क्लियर हो गया। अब जो ये सलोड़ आदित्य है ना, तो ये सलोड़ आदित्य इच्छर देव के क्या हैं, पिता हैं, ठीक है। और अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उसमें तृतीय परिवार की स्थापना की थी, जिसे आप सलोड़ आदित्य राजवंश के नाम से जानते हैं। इस वंश का अंतिम शासक पद्मदेव है, पद्मदेव नहीं है भैया, ठीक है, पद्मदेव नहीं है। इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो है वो सुभिक्ष राजदेव है। कौन है, सुभिक्ष राजदेव है। क्लियर हो गई इतनी बात। पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी, ठीक है, ये कथन सही हो जाएगा, ठीक है। जो पद्मदेव है उनके द्वारा ही बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की गई थी, ठीक है। चौथा कथन क्या कह रहा है कि सुभिक्ष राजदेव को परम वैष्णव परम ब्राह्मण नहीं कहा गया है, ठीक है। ये नहीं जो है ये आपको यहाँ पर काट देते तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये कथन नहीं होने के कारण गलत हो जाएगा। जबकि बात क्या है, सत्य बात यह है कि सुभिक्ष राजदेव को परम वैष्णव परम ब्राह्मण कहा गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला देखेंगे। अल्मोड़ा सिक्कों में निम्नलिखित में से किनका नाम देखने को मिलता है, तो यहां पर आप लोगों को शिव पालित शिव और हरिदत्त प्लस एक नाम और लिख लेना गोमित्र, जो BS नेगी में दे रखा है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों के कर्म से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कर्म को आपने क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो शासक है जिसका नाम आया है वो स्कंदनाग है भैया, ठीक है। फिर आपका वेगुनाग है, फिर अंशुनाग है, फिर आपका गणपति नाग है। तो SVAG, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। SVAG, ठीक है। अब देखिए कि इनमें से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नागवंश कब आया, ठीक है। तो नागवंश जो है भैया ये आपका इस्टेब्लिश होता है आपका 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं सदी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे शक्तिशाली शासक, तो वो कौन है, गणपति नाग, ये फैक्ट भी ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली शासक ये हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका गोपेश्वर शिलालेख है इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मी लिपि है। लिपि क्या है इसकी, दक्षिण ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों को और ध्यान रखना है भाई, बाड़ाहाट स्तंभ लेख, ठीक है। बाड़ाहाट स्तंभ लेख जो है इसमें आप लोगों को गणेश्वर प्लस राजा गुहा का जिक्र देखने को मिलता है। जो आपका स्टेट PCS उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, तो वहां पर राजा गुहा की जानकारी ये पूछा गया था कि बाड़ाहाट स्तंभ लेख में किस राजा का नाम देखने को मिलता है, तो राजा गुहा आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा इसकी लिपि क्या है, तो लिपि आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो लिपि है वो आपका संक लिपि है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हुडली से आपका जो है नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। मलारी की बात करेंगे तो यहाँ से मिली है आपकी सोने का मुखौटा मिला है। फल सीमा से बात करेंगे, शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव, ठीक है, सीमा योग करती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बनकोट 8 मानव ताम्र आकृतियाँ, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी था 1989 में, ठीक है, 8। और 5 वाली कब बताइए, 5 मानव आकृतियाँ अभी बताई ना थोड़ी देर पहले, ये आपका मिली है 19
99 में नैनी पाटल पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो इस आधार पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शिला आश्रय से में मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया? तो सीधा सीधा गोरखिया गुफा 1993 राकेश भट्ट। ठीक है, किमनी गांव के बारे में भी लिख लो भैया। किमनी गांव के सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं और कहां से मिले हैं? ये आपका चमोली से मिले हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया, तो यही कथन तो गलत था इसमें। ठीक है, केदार खंड नहीं बल्कि इस क्षेत्र को आपका मानस खंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्या है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया, ये कथन आपका सही है भैया। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता था, ये कथन भी सही है। अगला देखेंगे, पुराणों में मानस खंड एवं केदार खंड में संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो आपको उत्तराखंड कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुर कहा गया है, खस देश का है। लेकिन क्या नहीं कहा गया है? अलकापुरी नहीं कहा गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख भी दे रहा हूं भाई, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हुई। इसके अलावा भी क्या उत्तराखंड को कहा गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इलावर्त कहा गया है उत्तराखंड को। उत्तराखंड को ही आपका उशीनगर भी कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अलकापुरी के बारे में क्या दो फैक्ट ध्यान रखने हैं कि अलकापुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? अलकापुरी जो है, एक तो ये कुबेर की राजधानी है, कुबेर की राजधानी, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है कि ये मनु का निवास स्थल है। अब ये मनु कौन है भैया? ठीक है, तो मनु वो हैं मनुष्यों के आदि पूर्वज हैं, मनुष्यों के आदि पूर्वज। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में किस ऋषि के साथ किया गया है? ठीक है, किस ऋषि के साथ किया गया? कौन आए थे? तो लोमस ऋषि आए थे। कौन आए थे? लोमस ऋषि आए थे भैया। ठीक है, उसके अलावा एक ऋषि का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ऋषि धौम्य। ठीक है, तो इन ऋषि धौम्य, अब देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन में ना ऋषि धौम्य होता तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन जाता, आप गलत करके आते। ऋषि धौम्य लोमस ऋषि में आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो लेकिन लोमस ऋषि तो 7 आए थे ना। ठीक है, 7। अब देखो कैसे रिलेट करना है, लोमस से ध्यान रखना, लोमड़ी जो चालाक होगा उसको ही तो आप अपने साथ रखोगे। ठीक है, ऋषि धौम्य, धौम्य से ध्यान रखना धीरे। तो इन्होंने सिर्फ जानकारी दी थी उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी दी थी। किसने? युधिष्ठिर को जानकारी दी थी आपके ऋषि धौम्य ने उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के बारे में। चलिए, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से सही चुनिए। किन किन की मुद्राएं मिली हैं भैया? ठीक है, तो अमोघ भूति की मिली है, गोमित्र की मिली है, हरदत्त की मिली है, शिवदत्त की। 1 2 3 4 सब सही कर लो। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। उसके अलावा देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन है? वैनीनाग। ठीक है, इसको आप बैरी नाग भी कहते हैं और ये आपका पिथौरागढ़ के अंदर है। इसी को वीनाग भी कहते हैं, इसी को आपका वैरी नाग भी कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में किन अभिलेखों में उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन से 2 अभिलेख हैं वो हैं आपके, एक तो है आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, एक है आपका एहुल। 1 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ और है भैया? ठीक है, तो ये आपको बोध गया शिलालेख जो है ना, यहाँ पर कुमाऊं का जिक्र मिलता है पर्टिकुलरली। ठीक है, कुमाऊं का, और कुमाऊं को कमादेश कहा गया है, यहाँ पर कमादेश कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? नागनाथ मंदिर शिलालेख, नागनाथ मंदिर शिलालेख। ठीक है, नागनाथ मंदिर शिलालेख जो है
ये कहाँ पर है, ये आपका चंपावत में है। और इसका संबंध जो है किससे है, कल्याण चंद से है। किससे संबंध है इसका, कल्याण चंद से इसका संबंध है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है, तंगा, तो तंगा कहा गया है भाई बृहत संहिता के अंदर। और बृहत संहिता जो है वो किसकी पुस्तक है, 12 मिहिर की पुस्तक है। ठीक है, काव्य मीमांसा की बात करें तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की पुस्तक है। ठीक है, उसके अलावा अष्टाध्यायी की बात करें तो ये आपका पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है, जो एक साइड आपको शिलालेख दे रखे हैं, दूसरी साइड संबंधित शासक दे रखे हैं। धार शिलालेख जो है ये किससे संबंधित है, ये आपका पंवार शासकों से। पांडुकेश्वर ताम्रलेख कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकीपुर, इसमें आपका वर्णित है। ठीक है, बागेश्वर शिलालेख जो है वो आपका किससे संबंधित है, कत्यूरी शासक भूदेव का लेख है। गोपेश्वर शिलालेख आपका किससे संबंधित है, नागवंश था उनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन D3, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक साइड आप लोगों को अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अधिकारी दे रखे हैं, और दूसरी साइड आपको यहाँ पर दे रखे हैं उनके कार्य। तो भृत्य जो है, भृत्य ये कहा जाता है आपका सेवक को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका प्रतिहार। ठीक है, भृत्य आपका सेवक हो गया। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो प्रतिहार है उसे बोलते हैं द्वार रक्षक। ठीक है, गोप्त आपका हो जाएगा रक्षक। ठीक है, कुलचारी का आपका तहसीलदार हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योद्धे शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें क्या है आपका, ये कुनिंदों के समकालीन थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जौनसार बाबर तथा कालो डांडा में इनकी मुद्राएं मिली है। ठीक है, ये कथन भी सही है। कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये भी सही है। शिवपालित इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। शिवपालित तो भैया आपको पता है ना, एक कुनिंद शासक है, यहाँ पर कैसे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान कुनिंद तथा कुछ योद्धे शासक मानते हैं, जिसने 3री सदी में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया। तो ये है आपका कौन, शीलवर्मन। कौन है, शीलवर्मन है। अगला देखेंगे, यहां पर आपको पूछा गया है, एक साइड राजा दे रखी है, दूसरी साइड उनकी रानियां दे रखी है। ठीक है, तो निम्बर जो है, निम्बर की रानी का नाम था दाशु या नाशु। ठीक है, इष्ट गणदेव जो है इनकी रानी का नाम था धारा देवी। ठीक है, उसके अलावा आप अधिराज जो हैं उनकी वाइफ का नाम था लद्दा देवी, और बसंत देव की वाइफ का नाम था आपका राजनारायणी देवी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कत्यूरी वंश के राजा तथा उनके पुत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अधिराज का पुत्र हुआ त्रिभुवनराज। ठीक है, निम्बरदेव का इष्टगणदेव, ललित सूरदेव का आपका भूदेव, सलोड़ आदित्य का इच्छरदेव। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप निम्बरदेव के बारे में एक कथन लिखेंगे कि जो निम्बरदेव है इसने जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण कराया। जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण। आपसे पूछा जाएगा कि जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसने कराया, निम्बरदेव ने। ठीक है, ललित सूरदेव सबसे प्रतापी राजा था, एक कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पर इष्टगणदेव। इष्टगणदेव के बारे में क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वास्तुकला को प्रारंभ करने वाला कत्यूरी शासक रहा। ठीक है, दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में कि इसने समस्त उत्तराखंड को
एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये किया गया आपके इष्टगण के देव के द्वारा। अच्छा, दूसरी बात है कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है ना कि 1832 में आपके कौन आते हैं उत्तराखंड, शंकराचार्य आते हैं। ठीक है, तो इसी के टाइम पर आपका जो है शंकराचार्य जो है ये आपके, माफ कीजिएगा 1832 नहीं, ठीक है, शंकराचार्य जो है यहाँ पर आए थे। 1832 में आपको ध्यान रखना है कि जो ललित सूर्यदेव है ना वो गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, इतनी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, भूदेव के बारे में क्या ध्यान रखना है, भूदेव के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था भैया, बैजनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, पूछा जाएगा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये आपका भूदेव ने कराया। ठीक है, उसके अलावा ये भूदेव के बारे में भाफोर भूदेव, भाफोर बोधदेव, भाफोर बैजनाथ, 3 भी आपको मिल गए ना यहाँ पर, 3 भी भूदेव बैजनाथ। ठीक है, एक आएगा आपका क्या, बौद्ध धर्म का विरोधी था ये, बौद्ध धर्म का विरोधी। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का विरोधी कौन सा शासक था, बौद्ध शर्मण की उपाधि भी जिसको दी गई थी तो वो भूदेव था। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखें। और इच्छरदेव के बारे में आपको पता है कि इच्छरदेव ने सलोड़ आदित्य वंश की जो है वो स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्युतिवर्मन के अभिलेख में निम्न में से किन 2 प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है भैया आपका विष्णुवर्मन और दूसरा वृषवर्मन। ठीक है, तो ये आप लोगों का 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर एक चीज आप लोगों को करनी है कि बाकी सीक्वेंस तो सही है ना, 5 राजा हुए हैं टोटल पौरव वंश में। टोटल कितने राजा हुए हैं पौरव वंश में, टोटल आपके 5 राजा हुए हैं। क्लियर हो गई बात। अब 5 कौन से, अगर विष्णुवर्मन तो हो गया भैया संस्थापक जिसने नींव डाली। उसके बाद आएगा आपका कौन, वृषवर्मन। ठीक है, दूसरे नंबर का कौन हो गया, वृषवर्मन। तीसरे नंबर पर आ गया भाई आपका अग्निवर्मन। अब यहाँ पर एक राजा और जोड़ दो जिसका नाम है द्युतिवर्मन। ठीक है, जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो और 5वां हो जाएगा आपका विष्णुवर्मन द्वितीय, अंतिम राजा विष्णुवर्मन द्वितीय। तो 5 राजा आए विष्णुवर्मन। ठीक है, फिर आया आपका 5 राजा में कौन आया, संस्थापक हो गया विष्णुवर्मन। दूसरे पे आ गया आपका वृषवर्मन, तीसरे पे आएगा आपका अग्निवर्मन, चौथे पे आपका द्युतिवर्मन और 5वें पे आपका विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है जिसकी खोज 1915 में होती है, वहां पर द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन का नाम देखने को मिलता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब कुछ इनके यहाँ पर भूमि मापन प्रणाली भी थी भैया, भूमि प्रणाली। तो जैसे सबसे पहले था द्रोणवापम। ठीक है, द्रोणवापम था, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुल्यवापम था, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और तीसरा आपका खारीवापम था। 3 प्रणाली थी। ठीक है, इनमें आप लोगों को ध्यान रखना सबसे बड़ा था खारीवापम। ठीक है, ध्यान रखना जो लोग खड़े होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। द्रोणवापम में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें आते थे 32 शेर। कितने आते थे, 32 शेर आते थे। कुल्यवापम में आपको ध्यान रखना है 256 शेर आते थे। ठीक है, और खारीवापम में आपके 440 शेर आते थे। क्लियर होगी बात। ठीक है, 32, 256, 640। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, आप लोगों को द्रोणवापम, कुल्यवापम, खारीवापम। ठीक है, इस तरीके से जैसे डी पहले आता है फिर आपका के आता है ना, कुल्यवापम। ठीक है, इसको खरा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इस तरीके से रिलेट करके इनको याद रख लेना, 32 शेर, 256 शेर और 640 शेर। आगे देखेंगे, विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है। ठीक है, तो हर्ष के बाद जो वंश आता है आपका वो है आपका पर्वताकार या पौरव वंश। कौन सा, पर्वताकार या पौरव वंश। ठीक है, अच्छा, पौरवों के बारे में आप लोगों को जो जानकारी मिलती है वो एक आपका पुराणों से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना मार्कंडेय पुराण से जानकारी मिलती है। ठीक है, और दूसरा आपका बृहत संहिता से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना किसके बारे में, पौरव वंश के बारे में। उसके अलावा अभिलेख की बात करें तो जो हर्ष के
बांसवाड़ा और मधुबन अभिलेख है। इन दो अभिलेखों से भी हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में, पौरव वंश के बारे में। चलिए उत्तराखंड के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड की प्राचीन जाति खस के समाज में विधवाओं का पराय मर्द से संबंध के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग होता था? तो ये होता था टेकवा प्रथा। ठीक है, कौन सा? टेकवा कहा जाता था। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि खसों में एक जो प्रथा थी वो प्रचलित थी कि जो खस लोग होते थे, ठीक है, और खस लोगों में जब कोई स्त्री क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, या किसी स्त्री का पति उसे क्या दे देता था, तलाक दे देता था, तो उसके बाद वो स्त्री वैध या अवैध रूप से जो आपका क्या है किसी भी पराये पुरुष के साथ क्या कर सकती थी, संबंध स्थापित कर सकती थी। आप ध्यान से सुनेगा, वैध या अवैध रूप से। ठीक है, ठीक है, संबंध स्थापित करती थी। तो इस प्रथा को टेकवा प्रथा कहा जाता था। ठीक है, और जो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी चीज क्या थी इसी में, कि जब कोई स्त्री, ठीक है, किसी की पहले शादी हुई, ठीक है, और शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और पहले पति से जो उत्पन्न संतान है, ठीक है, वो उसकी क्या कही जाएगी, झटेला कही जाएगी। ठीक है, और जब वो स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेगी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। जेठो प्रथा क्या होता था भाई? जेठो, ठीक है, तो जेठो प्रथा के अंदर क्या होता था? जेठो प्रथा के अंदर जो खस प्रजाति में बड़ा बेटा होता था उसे अतिरिक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, उसे अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती थी। जवाई प्रथा क्या होता था? जवाई प्रथा, ठीक है, ये घर जवाई प्रथा होना था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि आपका जो लड़का है वो किसके घर रह जाएगा? लड़की के घर रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका सटीक आंसर था जो आपका कौन सा था? टेकवा था इसका। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि खसों को शूद्रों की कैटेगरी में कब रखा गया? खसों को शूद्र की श्रेणी में कब रखा गया? तो किसने किया होगा ये कार्य? तो ये किस किया था? रैमजे ने 1885 में रखा गया था भाई। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भैया अब ये बताओ खसों ने महाभारत के टाइम पर किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी? महाभारत के समय किस साइड थे? तो ये आपका कौरवों की साइड थे, जबकि आपको पता है श्रीनगर का राजा सुबाहु पांडवों की तरफ था। ठीक है, तो कौरवों की साइड थे। तो यही कारण है कि आप लोगों को जो ये रवाई, उत्तरकाशी रवाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर शमशु महाराज के रूप में दुर्योधन की पूजा होती है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ आपको कर्ण की पूजा, उत्तराखंड में कर्ण के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रीजन था। ठीक है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं इनमें आपका टेकवा इसका आंसर हो जाता था। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पशु बलि प्रथा इनमें प्रचलित थी, पशु बलि प्रथा। तो ये था हमारा उत्तराखंड का सॉल्यूशन। इसके बाद जो जीएस वाला पोर्शन उसे हम लोग देखेंगे।